जिन पर्सन को थोड़ा जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी बोला जाता है उसको, तो अंदर के जो जीन्स रहते हैं डीएनए में कुछ ऐसे डिफेक्ट हो सकता है, डिफेक्ट नहीं, थोड़ा अबनॉर्मैलिटी या सेंसिटिवनेस अगर होता है तो उस केस में सिर्फ उन पेशेंट्स को अस्थमा हो सकता है। जोहार, नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लैब तक 07। आज वर्ल्ड अस्थमा डे है और इस पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सौविक सरकार सर हैं, जो एक अनुभवी पल्मोलॉजिस्ट हैं और सर रांची में प्रैक्टिस करते हैं। और अस्थमा डे पे सर से आज हम बहुत सारी जुड़ी अस्थमा से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सुधांशु जी, हमारे क्लिनिक में आने के लिए। सर, सबसे पहले आपसे हम लोग जानेंगे अस्थमा क्या है और ये जेनेटिक्स बीमारी है क्या? जी, तो अस्थमा एक सांस से रिलेटेड बीमारी है सुधांशु जी, जिसमें हम अगर आपको समझाना चाहें तो नॉर्मली हमारा श्वास की जो नलियां होती हैं जो फेफड़े के अंदर जाती हैं वो कुछ इस प्रकार की होती है। इस केस में अस्थमा में जब किसी पेशेंट को अस्थमा होता है तो उनकी श्वास नली अंदर से ऐसी पतली हो जाती है जिसमें सूजन आ जाती है और आगे चल के उसमें फर्दर ऐसा सिकुड़न जैसा बन सकता है जिससे पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ, खांसी इत्यादि हो सकता है, बलगम भी आ सकता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपका नॉर्मल पेशेंट का एक श्वास नली जो खुला रहता है, इस पेशेंट में ये श्वास नली की जो मोटाई है वो कम हो जाती है और इसीलिए पेशेंट को श्वास का तकलीफ उत्पन्न होता है। सर, ये क्या जेनेटिक्स है? जी, कुछ हद तक ये जेनेटिक्स माना जाता है कि अस्थमा इज जेनेटिक, क्योंकि ये देखा गया है काफ़ी स्टडीज़ में कि अस्थमा एक परिवार में एक फैमिली ट्रेंड फॉलो करता है, जिसमें पेशेंट के माता या पिता, खासकर की माता के लाइन ऑफ फैमिली में ऐसी बीमारियों का अनुभव होता है, या तो मदर या तो फादर में। तो ये बहुत ही कॉमन है और इसीलिए कई बार हम ये भी देखते हैं कि भाई बहनों में भी अस्थमा की बीमारी कॉमन होती है। सर, अस्थमा के मुख्य अगर हम बात करें, इसके लक्षण और मुख्य कारण क्या होते हैं? मुख्य कारण एक तो जैसे हमने बताया जेनेटिक्स है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो आसपास हमारे पोल्यूटेंट्स है, धूल है, धुआं है, एलर्जी है, जैसे पुराने हमारे कारपेट रहते हैं, कारपेट में डस्ट माइट्स रहते हैं, घर का पुराना धूल, किताबों पे जमी हुई धूल, टेबल में काफ़ी लंबे समय तक अगर किसी के बेड या घर में, बेडरूम में, कहीं भी रूम की जहाँ पे भी वो वर्क प्लेस में, वहाँ से कोई ऐसे एलर्जन रहते हैं जिससे आपका शरीर सेंसिटिव होता है। तो इसमें क्या होता है कि हर किसी को अगर वो लगे धूल तो शायद उनको अस्थमा ना हो, लेकिन जिन पर्सन को थोड़ा जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी बोला जाता है उसको, तो अंदर के जो जीन्स रहते हैं डीएनए में कुछ ऐसे डिफेक्ट हो सकता है, डिफेक्ट नहीं, थोड़ा अबनॉर्मैलिटी या सेंसिटिवनेस अगर होता है तो उस केस में सिर्फ उन पेशेंट्स को अस्थमा हो सकता है, जिसमें उनके श्वास नली में ऐसी सिकुड़न आ सकती है और वो खांसी एवं दम लगने का महसूस जो होता है, दम, हांफनी, खांसी में बलगम आना, छाती में सीटी जैसी आवाज़ होनी, ये सब चीज़ें हो सकती है। सर, देखते हैं बहुत सारे लोग को जो खांसी होता है वो काफ़ी लंबे समय तक होता है, तो आसपास के लोग भी बोलते हैं कि इनको अस्थमा हो गया, तो ये कितना सच है और अस्थमा पेशेंट को किन चीज़ों से बचना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका सुधांशु जी, क्योंकि ये काफ़ी परसेंटेज में हमें देखने को मिलता है कि किसी को लंबे समय तक खांसी या फिर लंबे समय तक हांफनी होती है तो आसपास के लोग बता देते हैं कि शायद आपको दमा है। ऐसा 100% ज़रूरी नहीं है। अगर लंबे समय तक किसी भी इंसान को खांसी है तो उसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, उनमें से एक है दमा। और दमा का सही डायग्नोसिस या पहचान करने के लिए जो एक रूल है वो ये कहता है कि आपको एक पल्मोनोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए, जो कि फेफड़े के डॉक्टर होते हैं, और वो फेफड़े के डॉक्टर फिर आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसको हमारे भाषा में लंग फंक्शन टेस्ट भी आसान भाषा में कहा जाता है, वो करने के बाद ही इस बीमारी की पहचान होती है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि किन सब चीज़ों से बचना चाहिए, तो हाँ, सबसे पहले इसमें एक डॉक्टर और पेशेंट का रोल है कि आप पहचाने कि पेशेंट को किस चीज़ से अस्थमा ट्रिगर हो रहा है। वो कुछ भी हो सकता है, घर में पालतू जानवर, पक्षी, घर का पुराना कारपेट, पुराना धूल,
ठंडी हवा, ठंडे चीज़ों से भी लोगों को एलर्जी होता है। और काम के जगह पे अगर धूल और धुआं का काफ़ी एक्सपोजर है, तो पोल्यूशन का एक्सपोजर है, इवन घर के आसपास जो पोल्यूशन होता है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, कहीं पे धूल धुआं जल रहा है, उन सब चीज़ों से भी अस्थमा हो सकता है। सर, इन्हेलर यूज करने में लोग बहुत हिचकिचाते हैं, तो क्या आप बताएंगे कि इन्हेलर लेना कितना सेफ है या फिर एडिक्शन रिस्क होता है इसमें? जी, तो सुधांशु जी, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो आजकल का ट्रेंड है या फिर आजकल का जो हमारे इफ़ेक्टिव जो ट्रीटमेंट है, उसमें सबसे ऊपर इन्हेलर को रखा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इसमें श्वास नली में सिकुड़न हो रही है। तो ये जो इन्हेलर दवाई है वो इसीलिए दिया जाता है कि ये जो दवाई के जो ड्रॉप्स या फिर पाउडर रहता है, दो फॉर्म में रहता है, ये डायरेक्टली आपके श्वास नली में जाके असर करता है और तुरंत आपको राहत देता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा दवाई है और सबसे इफेक्टिव दवाई है। और इस साल का वर्ल्ड अस्थमा डे का थीम भी यही है कि मेक इन्हेलर अवेलेबल फॉर ऑल द पेशेंट्स ऑफ अस्थमा। इसका मतलब कि इन्हेलर ट्रीटमेंट अस्थमा के हर एक पेशेंट को देना है। और जहाँ तक की बात एडिक्शन का है, तो इट इज़ अ कंप्लीट मिथ। ये एक गलत सूचना है कि इन्हेलर से एडिक्शन या फिर उसका उपयोग करना हानिकारक है। सर, अस्थमा के पेशेंट के लिए इमरजेंसी के वक्त में क्या स्टेप लेने चाहिए? जी हाँ, काफ़ी वक्त सबसे पहले हम ये बताते हैं पेशेंट्स को कि जिनको भी अस्थमा डायग्नोज हो जाता है, तो उनको एक इन्हेलर दिया जाता है जो उनको हमेशा अपने साथ रखना है, चाहे वो घर में हो या फिर बाहर जा रहे हो या फिर कहीं ट्रैवल करना है। तो उस हिसाब से उनको सबसे पहले तो कभी भी अगर दम लगना या हाफनी महसूस हो तो सबसे पहले घबराएं नहीं, शांति से बैठे एक जगह पे, किसी को हो सके तो बुला लें और लंबा श्वास लेने का प्रयोग करें। और अगर आपके पास इन्हेलर है उस वक्त, तो इन्हेलर का सही ढंग से उपयोग करें। 90 या 70% ऑफ द पेशेंट्स को इस इन्हेलर, इमरजेंसी इन्हेलर जो उनको एक पल्मोनोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे उनको राहत मिल जाती है। अगर फिर भी राहत ना मिले तो कुछ ही देर में आपको समझ आ जाएगा कि कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल को विजिट करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सर, क्या अस्थमा का कोई परमानेंट इलाज है और ये लाइफ टाइम मैनेज करने वाली कंडीशन है क्या अस्थमा? हाँ, एक ये अस्थमा के बारे में एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन है कि अस्थमा क्योर नहीं किया जा सकता, मतलब जड़ से हटाया नहीं जा सकता किसी पेशेंट से। अस्थमा का ट्रीटमेंट का मेन हमारा गोल है कि पेशेंट को कंट्रोल में रखा जाए बाय वेरियस जो भी हमारे पास दवा मेडिकेशन है उनसे, इन्हेलर थेरेपी से खास करके, और उसको एक इतने लेवल तक घटा के रखा जाए कि आम तौर पे जो लोग हैं उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ या रोज़मर्रा के काम में कोई भी तकलीफ या दम नहीं लगे। सर, वर्ल्ड अस्थमा डे पे आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और अस्थमा से सफ़र कर लोग को या फिर इसमें रिस्क क्या है लोगों में? जी, तो वर्ल्ड अस्थमा डे जैसे इस आज का दिन है मई 6, 2025, तो इस साल का थीम है मेक इन्हेलर थेरेपी अवेलेबल फॉर ऑल। मतलब जितने भी अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको इन्हेलर थेरेपी का उपयोग करना और सही ढंग से उपयोग करना। इन्हेलर को सिर्फ लिख देना या प्रेस्क्राइब करना हमारा काम नहीं है। एक डॉक्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ये कि हर एक पेशेंट को इन्हेलर थेरेपी सिखाएं। तो मैं हर पेशेंट से ये अनुरोध करूंगा कि आप अपने पल्मोनोलॉजिस्ट को, लंग के स्पेशलिस्ट को जाके पूछिए कि इन्हेलर का उपयोग कैसे करना है। सही ढंग से इन्हेलर का उपयोग करना ही मेन ट्रीटमेंट है अस्थमा का। अगर इन्हेलर का उपयोग सही किया जाता है तो इससे आधा प्रॉब्लम वहीं ख़त्म हो जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट 50% आपको करना है वो है अपने एलर्जन से बचे। जिन चीज़ों से आपको लगता है कि इन्हेलर, जिन चीज़ों से आपको लगता है कि दम की तकलीफ, शिकायत बढ़ रही है, उन सब चीज़ों से बचना है, जैसे कि ठंडे चीज़ों से, पोल्यूशन से इत्यादि से। और एक और बहुत बड़ा मिथ है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा सुधांशु जी। लोग अस्थमा के बारे में काफ़ी है कि सुना जाता है कहीं किसी को मछली खिला दिया उससे ट्रीटमेंट हो गया, या फिर कहते हैं कि सफ़ेद चीज़ों से दूर रहे, जैसे कि दूध, लस्सी, छाछ, दही, चावल,
इन सब चीज़ों से, या फिर केला, तो हर सफ़ेद चीज़ से दूर रहे तो आपका खांसी से राहत रहेगा, या फिर खांसी बढ़ेगा नहीं। ऐसा बहुत बड़ा मिथ है। इसको मैं आज आपको बताना चाहूँगा, आपके दर्शकों को भी, कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। कोई भी इन सब चीज़ों को, जैसे कि दूध, चावल, केला, ये सब चीज़ों से खांसी बढ़ता नहीं है, बलगम बढ़ता नहीं है। आप इनका सेवन जैसे नॉर्मल बाकी लोग करते हैं, ये आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी पेशेंट्स के लिए या बाकी लोगों के लिए ज़रूरी है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। अगर आप लोगों को भी इस तरह कोई इशू हो रही है छाती रोग से रिलेटेड, तो आप आके सर से मिल सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।